बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म ने आज गुफ्तगू की है और दो मुख्तलिफ मकामात पर चूँकि उन्होंने गुफ्तगू की है। एक तो उन्होंने बात की EVM का मामला और इंतखाबी इस्लाहात की बात और जो अपोजिशन का उस पर किरदार है उस पर उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच का जो मामला था उस पर भी गुफ्तगू की, खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और कुछ नसीहतें भी की हैं, खिलाड़ियों को कुछ टिप्स भी दी हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि न्यूजीलैंड टीम का जो वापस जाना था, जो सूरत हाल सामने आई उस पर मुख्तलिफ चेमगोइयाँ थीं। आज फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा इंकशाफ किया है कि कहाँ पर यह मनसूबा बंदा, किस तरह से उस मनसूबा बंदी को आगे बढ़ाया गया, किस तरह से पेशरफ्त हुई, कौन उसमें शामिल था, इस पर भी बात करेंगे। इंडिया के उसमें प्रोपेगेंडे के और साजिश का जो है इंकशाफ हुआ है उसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ IMF के प्रोग्राम के हवाले से कि IMF की वजह से जो है महंगाई में इजाफा हो रहा है और फिर सब्सिडी का जिक्र किया गया, आज शौकत तरीन साहब ने बात की है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सैयद तरीन साहब, सबसे पहले तो हम बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान। हम गुज़िश्ता रोज़ भी बात कर रहे थे EVM पे, फवाद चौधरी साहब बोले, बाबर अवान साहब बोले, आज़म सवाती साहब ने इस पे गुफ्तगू की है, वो जो पूरी वज़रा की ब्रिगेड है उनकी गुफ्तगू हो गई। अब वज़ीर आज़म साहब वही बात कर रहे हैं कि जनाब EVM, पहले तो मुझे उन्होंने एक सवाल उठाया, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वज़ीर आज़म ने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि इससे पहले गुज़िश्ता हुकूमतों ने साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये बदकिस्मती रही है, इसमें कोई शक नहीं कि साबका हुकूमतों ने कोई ऐसा अमल नहीं किया, कोई ऐसी इंतखाबी इस्लाहात नहीं लाई। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि 18वीं तरमीम जब हुई उस वक्त कुछ चीज़ें बेहतर की गई, जैसे फॉर्म 45 है और कई चीज़ें हैं। तो कोशिश करती रहती, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि जो इलेक्शन का अमल है वो शफाफ बनाया जाए। और पीपल्स पार्टी को हमेशा ये शिकायत रही है, वो कहते हैं जी 88 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई उस वक्त भी और उसके बाद भी, मतलब वो तो हमीद गुल साहब बाद में और मेजर आमिर साहब बाद में ये बातें अपने निजी महफ़िलों में मानते रहे हैं कि उनको रोका गया इतनी सीटों पर। हमीद गुल साहब तो ओपन इंटरव्यूज़ में भी कहते रहे हैं कि वो कहते हैं जी हमारे इलेक्शंस में जो है ना वो धांधली हुई है। और उन्होंने कोशिश भी की कि इलेक्शन में कोई तब्दीली लाई जाए, इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाया जाए, लेकिन कौमी असम्बली में अक्सरियत ना होने की वजह से तो वो नहीं कर सके। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि नहीं कोशिश हुई, कोशिश तो होती रही है। अच्छा, तो वो चूँकि इस पर फिर ज़्यादा प्रेशर आ गया है, ये EVM लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं EVM तमाम मसलों का हल है, तमाम बीमारियों की जड़ है, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, EVM को ये जानबूझकर मुस्तरद कर रहे हैं। EVM पे जब आज फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब बात कर रहे थे तो उसी वक्त मैं PTI की एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत के पास बैठा हुआ था और उन्होंने जो जुमले कहे मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी EVM की बात जो है वो तो इलेक्शंस की बात होती है और उसी दिन हमने रिज़ल्ट लेने होते हैं, हारने जीतने वाला उसी लम्हे करना होता है। अगर इंडियंस ये कर सकते हैं तो इस बात का कि क्या हम कैसे महफूज बनाएंगे कि वो इस पे ना EVM पे ना कोई हमला कर दें, उसको ना हैक कर लें, उसमें कोई गड़बड़ ना कर दें। ठीक है, तो उसने कहा ऐसा ना हो। तो ये क्वेश्चन साइबर अटैक हो सकता है, ये खदशा है आप समझ। और आपको पता है कि ये तो मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे अमेरिकन में, अमेरिका तो बहुत महफूज समझा जाता है ना हर हवाले से। तो जब वो डोनाल्ड ट्रंप बने थे तो उस वक्त ये इल्ज़ाम आते कि जी रूस ने जो है मुदाखलत की है और रूस ने बहुत कुछ किया है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये दुरुस्त कहा है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और जो हार जाए वो अपनी हार माने, जो जीत जाए वो अपनी जीत माने। लेकिन यहाँ इलेक्शन के अमल को जो शफाफ है वो बनाने की उस तरह कोशिश ही नहीं की गई जिस तरह होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों के अपने अपने ज़ाती मफादात हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है वो भी सच है, दुरुस्त है, उनके मुखालफिन जो कहते हैं वो भी सच है। नहीं, ये तो फिर देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, और दोनों तरफ से आधा आधा सच जो है
अच्छा, दोनों तरफ से आधा सच है, आप आधा सच बयान किया जा रहा है, पूरा सच नहीं। इलेक्शन के अमल में कहाँ धांधली हुई। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिशें बहुत अच्छी हैं, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शुरू में कहा था कि 4 हलके खोले जाएँ, सारे वो धरने पे बात आगे नहीं खोले गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस इलेक्शन में जीते, उस इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम बैठ गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस 3 सालों के दौरान उन्होंने बहुत कमीशन बनाए हैं, कर्ज़ों पे कमीशन, इधर भी कमीशन, वो भी बना देंगे, बहुत अनाउंस किए, कुछ बनाए हैं, गंदम बहरान पे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक आरटीएस सिस्टम बैठने पे भी कमीशन बना देते और आज कौम को पता होता कि वो कमीशन कैसे बैठा, वो किस किस की नाअहली थी, वो कौम के जो करोड़ों रुपए उस सिस्टम पे लगे और उसके बाद सिस्टम काम नहीं किया, उसको लगाने में, उसको चलाने में कौन कौन नाअहली का सबूत कर रहा था, तो कौम आज ज़्यादा खुश होती। तो ये मेरा सवाल है सर, सवाल है इस पे। तो फिर ये जो आपने हवाला दिया कि पीटीआई ने उस वक्त 4 हलके खोलने का मुतालबा किया था, बड़ा शदीद मुतालबा उन्होंने किया, जगह जगह जाकर वो एहतजाज कर रहे थे और ये मुतालबा दोहरा रहे थे। मौजूदा अपोजिशन क्यों मुतालबा नहीं करती कि आरटीएस के हवाले से जो है वो तहकीकात की जाएं? जिस शिद्दत से वो उनका मुतालबा था, उतनी शिद्दत से मुतालबा तो आता कम से कम। अपोजिशन वालों ने शुरू में कुछ किए मामलात, लेकिन बाद में वो भी बेबस हो गए। फिर उनके भी आपको पता है मसाइल हैं, अपोजिशन की लीडरशिप सारी जेल में है और सारी तकरीबन ज़मानतों पे हैं। बाकी सैयद खुर्शीद शाह की तो मेरे ख्याल अभी तक सूरत हाल वही है। तो ये खौफ जो है ना, वो एक अपोजिशन को तो अभी है ना कि कहीं फिर उठा के ना डाल दें। अच्छा, तो ये उस वजह से अपोजिशन वाले बात तो करते हैं, लेकिन उस अंदाज में नहीं करते जिस अंदाज में आप कह रहे हैं कि जी कमीशन बनाया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुद देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो पाकिस्तान की सियासत को करप्शन से पाक करना चाहते हैं, सियासी अमल को और इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो मशीन की आ गई है, अब मशीन के ज़रिए ये इलेक्शन हुआ करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मशीन पर, जो तहफ़्फ़ुज़ात माजी में आरटीएस बैठने पे हैं, उनको दूर करना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़िम्मेदारी है। इस मुल्क की फ्रंट सीट पर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठे हुए हैं ना, और उनकी नीयत पे कोई शक नहीं कि वो कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल शफाफ कराना चाहता हूँ इलेक्शन, और सारे मसाइल जो हैं वो उसी वक्त पैदा होते हैं जब इलेक्शन में धांधली होती है। आज तक ये दुरुस्त है बात प्राइम मिनिस्टर की कि जो इलेक्शन हारा है उसने कभी नहीं माना, उसने कहा जी मेरे साथ धांधली होगी। जो जीता है उसने भी ये कहा है, जो जीता है कुछ एरियाज में ये हुआ और ये था। आप देखें ना, इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब कह रहे हैं, इससे पहले सदर आसफ अली जरदारी बतौर सदर ये कह चुके हैं कि आरओ का इलेक्शन था जी, ठीक है जी। सदर की जगह मतलब को सदर से बड़ा पाकिस्तान में कोई ओहदा नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब ये कहते हैं कि जी आरओ इलेक्शन थे, तो फिर सवाल पैदा होता है कुछ तो है ना, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? उन्होंने भी नहीं कराई आरओ इलेक्शन की जिम्मेदारी। ठीक है। इसी तरह जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 16 सीटों पर महदूद कर दिया गया था, उस पर बहुत सारी बातें जो है बाद में आ भी गई, किताबें भी आई हुई हैं उस पर कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कैसे रोका गया, उनकी सीटें कैसे की गई। तो 16-17 सीटें अगर मुदाखलत होनी है, देखिए ईवीएम पे जो बड़ा अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि मुदाखलत हो सकती है, ताकतवर हलकों के हवाले से बात करें जो भी कि वो एक बटन के क्लिक पे जो है वो रिजल्ट इधर से उधर हो सकते हैं, ये होनी है। तो फिर जो हमारा कन्वेंशनल इलेक्शन हो रहा है, रिवायती इंतखाबात हमारे होते हैं, उसमें जैसे आरओ की एक टर्म जो है वो बाकायदा कॉइन की थी जरदारी साहब ने, तो वो तो फिर कोई भी तरीका हो सकता है, वो तो उसमें भी मुदाखलत हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। देखें, जो इलेक्शन का अमल यहाँ इस मुल्क में आज तक राजुल अमल जो है, उसमें जो तरीका कार राइज है उसमें तो धांधली होती है, लेकिन वो उस पैमाने की नहीं होती जिस पैमाने की अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये मशीन के ज़रिए ज़्यादा हो सकती है। तो अब इलेक्शन को अगर आपने शफाफ बनाना है, आपकी नीयत भी साफ़ है, लोग आप पर एतबार भी करते हैं, आप सारी अपोजिशन को बुलाएं, आप एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करें। उस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में ये होगा कि जो पार्लियामेंट में पार्टियाँ मौजूद हैं वो भी, जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं हैं वो भी, उनको भी बुलाएं। और जिस तरह मोहम्मद खान जिनीजो ने जिनेवा अकॉर्ड से पहले जो तमाम अपोजिशन पार्टियों के गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उस वक्त प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक मौजूद थे, उन्होंने ज़ियाउल हक को नहीं बुलाया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बुलाया था, जबकि वो ना असम्बली में थी ना अपोजिशन लीडर थी, लेकिन एक बड़ी पार्टी की हेड थी, उनको बुलाया। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाया जाए, बाकी असफंदियार को बुलाया जाए, महमूद खान अचकज़ई को बुलाया जाए, इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कराई जाए। उस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इन कायदे
कायदीन को ब्रीफिंग दी जाए कि ये मशीन का सिस्टम है, इस सिस्टम में ये वाली चीज़ें हैं जो महफूज बनाएंगी, जो आपका वोट जो होगा जिसको मिलेगा वो उसी को मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि रात को वोट मुझे पड़े और सुबह आप जीते हुए हों। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। उनको जब ब्रीफिंग दी जाएगी, उनको एतमाद में लिया जाएगा, वो फिर अपने लोगों को बताएंगे। ठीक है। तो उससे एक मैं समझता हूँ हमआहंगी भी पैदा होगी और एक मुत्तफिक का तौर पर फैसला होगा। फैसला हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, अकेले कर देंगे, जैसे उनके मिनिस्टर्स कहते हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं, बाबर रहमान साहब ने उस दिन बहुत दलील से बात की। बाकी मिनिस्टर जो हैं वो तो ऐसे करते हैं कि भाई जैसे कुछ चढ़ दौड़े हैं उस पर, अपोजिशन पर। तो ये चीज़ें करके अगर मशीन मुल्क के लिए अच्छी है, मुल्क के कौमी मफाद के लिए अच्छी है, तो मशीनों को आप लगा दें। और को दावत नहीं दी जा रही। एक तो ये अपोजिशन कहते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस की जाए, तमाम अपोजिशन के लोगों को, जमातों को शामिल किया जाए। बाबर रहमान साहब का आपने हवाला दिया, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ यही तो बात की कि तो हम तो आखिरी दफ़ा फिर दावत दे रहे हैं आपको कि आप तशरीफ़ लाएं, हम बैठकर इस पर कोई आपस में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, इस्लाहात में तब्दीली भी की जा सकती है, आप आएँ तो सही। अपोजिशन नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर देखिए दावत देने का डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने कहा, पीडीएम में बात की उन्होंने, लेकिन ये एक दावत देने का अंदाज़ है। एक मैं आपको बता देता हूँ, दावत देने का अंदाज़ ये भी तो है ना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ़ोन उठाएं और मियाँ शहबाज शरीफ से बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कि ये हम करना चाहते हैं, गोलमेज कॉन्फ्रेंस आप आएँ। इसी तरह फ़ोन उठाएं, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से बात करें कि जी हम मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए ये करना चाहते हैं, इतनी तारीख को हम कॉन्फ्रेंस से आप आएँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करें, असफंद यार से बात करें, महमूद खाना चकजई से करें, बाकी जो लोग हैं उनसे बात करें, सब लोगों से बात करें, कहें आप तशरीफ लाएं, फोन नहीं हो रहा, हम ये आ रहे हैं, फोन नहीं हो रहा। सुने, प्राइम मिनिस्टर जब ये कहेंगे और ये जब मीडिया पे बात आएगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद फ़ोन करके लोगों को दावत दी है और कहा है जी आप आएँ और बैठ के ये आपको ब्रीफिंग देते हैं, उस पर आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं, वो जो माहिरीन टीम जो मशीन बनाने वाले हैं वो आपको जवाब देंगे। अगर आप मुतमईन हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर जो जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उसी तरीके से होगा। तो सारा रिवाज नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहाँ सर, वो तो जो बाइडन के फ़ोन का वो खुद इंतजार कर रहे हैं, फ़ोन वाली तो बात। अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल से हो जाए कॉल मुल्क के बेहतरीन मफाद में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये लोग आ जाए, देखें आप उनसे मुकदमात की बात तो नहीं कर रहे ना, आप उनसे एनआरओ की बात तो नहीं कर रहे। अब अपोजिशन जो है, अपोजिशन इसलिए भी नहीं आ रही, जो दावत दी भी जा रही है मीडिया के ज़रिए, अपोजिशन नहीं आ रही। अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि नैब कवानीन पे हमने इनसे बात की, इन्होंने कहा जी आप अपनी अपनी तजावीज़ दे दें। ठीक है, सारी पार्टियाँ, हर पार्टी ने अपनी तजावीज़ अपने हवाले से देनी है ना, वो जो बेहतर समझती है। उन्होंने वो तजावीज़ सामने रख दी, नैब कवानीन के हवाले से, उनमें तब्दीलियों के हवाले से। तमाम हुकूमती वज़रा, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं जी, एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। और जब एनआरओ दिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने तो जहाज़ पे चढ़ते हुए देखा था कि जो नवाज शरीफ जा रहे थे, याद है आपको एबटाबाद मोटरवे की जब तकरीब में उन्होंने खिताब किया था। तो मैं प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ ये बात नहीं है सर, वज़ीर आज़म के हवाले से एक और भी है। चले ईवीएम पे आप समझते हैं कि उनको दावत देनी चाहिए, एक तजवीज़ है आपकी। आज वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की है और खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए हैं और उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा आप इस चीज़ से मत घबराएं कि ये इंटरनेशनल खिलाड़ी या इंग्लैंड की टीम या न्यूजीलैंड की टीम चली गई, आप अपने काम पे, अपने खेल पे फोकस रखें, उसको मज़ीद बेहतर बनाएं। इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, खेलेंगी, कोई ऐसी बात नहीं। आज बड़ा हौसला बढ़ाया उन्होंने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट तो हमें खेलनी है। अगर हमने क्रिकेट में रहना है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जितना क्रिकेट को समझते हैं, मैंने ख्याल है पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा हो जो समझता हो इतना, वो क्रिकेट को समझते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को भी, लोकल क्रिकेट को भी, यहाँ भी खेलते रहे हैं और सारी ज़िंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं वो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें। हम तो चले जाते हैं वहाँ खेलने के लिए, चाहे हम इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, वहाँ की टीमें हमारी तरफ नहीं आती। और एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था, न्यूजीलैंड आई। मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुश था कि हमारे मैदान आबाद होंगे, हमारे खिलाड़ी जो हैं वो खेलेंगे, होम ग्राउंड में खेलते हुए लोग उनको देखेंगे, और बड़ा मैं ख़ुद बहुत जज्बाती था इस हवाले से कि ये एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन क्या हुआ,
ये जो हमारे साथ हुआ और जिस तरह वो गए, अब इतलात ये भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में भी रमीश राजा साहब की कोई खबर मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि शायद वो भी कहें कि जी दौरा मुलतवी हो सकता है। इंग्लैंड की टीम का मामला जो है वो अब आप मुझे बताएं, तो इसका मतलब कि यूरोप जिनसे हम खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट जहाँ से खेल के हम बहुत कुछ सीखते हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सारी ज़िंदगी खेलते रहे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तो वो अगर टीमें नहीं आएंगी, न्यूजीलैंड की टीम में से हम नहीं खेलेंगे, तो हमारे ये जो नौजवान हैं ये कैसे सीखेंगे? सही है। तो इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। और मौजूदा वज़ीर आज़म जो खुद एक मारूफ क्रिकेटर हैं, उनको मेरे ख्याल में इस पे ज़्यादा बेहतर अंदाज और वर्ल्ड कप जीता हुआ है इन्होंने, जी एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज पे वो क्रिकेट के मसाइल को भी हल करेंगे और खिलाड़ियों को बुला सकेंगे। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, कुछ अहम इंकशाफात भी इससे रिलेटेड हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जैसे कि जिक्र कर रहे थे EVM के हवाले से वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है, तो अभी ज़ाहिर है ये सूरत हाल जो इस वक्त सामने आई है उस पर ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन के हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, ज़्यादातर सब इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर हमने गुफ्तगू भी की। लेकिन ये ख़बर है कि इलेक्शन कमीशन ने फिर उस पर कमेटी बनाई है और ज़ाहिर है वो भी उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात मज़ीद पेश करेगी। पहले भी उन्होंने कोई सवालनामा भेजा है। देखें, इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन उसने कराना है, तो वो चीज़ों को पहले खुद समझेंगे ना, वो खुद समझेंगे तो आगे बात बताएंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस पर एक कमेटी कायम की है, जो उनके एतराज़ात हैं वो कमेटी जो है वो डिस्कस करेगी उन माहिरीन से जिन माहिरीन ने ये बनाई है। फिर वो उन अपने मुख्तलिफ क्वेश्चन, मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगी। जैसे उन्होंने ये कहा था कि इसमें कोई एल्फी डाल दे तो फिर क्या करेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने सोर्स कोड मांगा, वो नहीं दिया गया। वो कहते हैं चूँकि अभी थ्रेट है, सोर्स कोड जो होता है उसका वो भी नहीं दिया गया। कुछ कीज़ का मामला था। मैं इसमें सारी चीज़ें जो चलेंगी और उसके बाद जब ये इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करेंगी और जलाल सुल्तान सिकंदर साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आके कौम को बताएंगे मीडिया के ज़रिए कि ये इसमें सिस्टम है और अब इसमें कुछ नहीं होगा। जब वो ये कौम को यकीन दिलाएंगे और अपोजिशन को भी थोड़े से जो तहफ़्फ़ुज़ात इस मशीन पर हैं, ज़ाहिर है वो जो आल पार्टीज़ तो होनी नहीं है, तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन हो सकता है वो कमेटी बुला ले और वो इन सब कायदीन को बुला के बता दे कि ये मशीन इस तरह चलेगी, इस तरह ऑपरेट होगी, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएं तो मशीन आ सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं सजाद तरीन साहब, तो फिर ज़ाहिर है अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात की कोई अहमियत रह जाती है? नहीं, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्शन में तो अपोजिशन ने जाना है ना। अपोजिशन को करवाना तो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो नहीं बुला रहे ना अपोजिशन को, तो इलेक्शन कमीशन तो बुला सकता है ना। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बुला के वो ब्रीफिंग उनके सारे वो नहीं, उनकी मौजूदगी में ब्रीफिंग दी जा सकती है कि वो कहेंगे जी हमने ये क्वेश्चन पुट किए थे, हमारे ये क्वेश्चन थे, हमें ये जवाब मिला, आप बताएं आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर वो जो माहिरीन है वो बताएंगे कि जी ये इस तरह है, वो जो क्वेश्चन देंगे उसमें को करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है एक दरमियान में पुल का रोल कर सकता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखी है, जो कशीदगी है, जिसकी वजह से एक टेबल पे ये बैठ नहीं पा रहा है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, बड़ा दिल करना चाहिए इनको, अपोजिशन को बुलाना चाहिए। 2 साल इनके रह गए हैं, ये अच्छा फैसला है मशीन का, अगर उनको समझ में आ जाती है, वो मान जाते हैं, तो कौम को जो हर दफ़ा ये कहा जाता है कि जी धांधली धांधली धांधली, और मुल्क का जो इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली, धांधली पे चली थी, जिसके फिर 10 साल बाद इलेक्शन हुए, ना 10 साल ना इलेक्शन हुए, ना जमहूरियत थी, ना आइन था, ना कुछ था। तो ये अगर इलेक्शन शफाफ हो जाते हैं और कौम को एक शफाफ इलेक्शन मिल जाते हैं, तो ये PTI का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा होगा। लेकिन इस मशीन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, उनका जवाब देना तो बनता है। अच्छा, वज़ीर आज़म के कारनामों का जब आप जिक्र कर रहे हैं और फिर उनकी जो वज़रा बयानात दे रहे हैं, उनकी जो बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी साहब पर, ये तो आते रहे, लेकिन आज जो फवाद चौधरी साहब ने जो उनका बेसिकली काम है, जो कौम को आगाह करने के हवाले से आज उन्होंने वो आगाह किया है और उन्होंने ये बताया है कि ये जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वाला मामला था, उनकी वापसी हुई थी, उसके तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात है। वो कहते हैं इसमें इंडिया इन्वॉल्व है और उसमें प्रॉक्सी यूज़ हुई है, फिर वो थ्रेट अलर्ट जो है वो जाली बनाया गया है और बाकायदा तौर पर साजिश की गई है। सिंगापुर का उसमें एड्रेस लगाया गया प्रॉक्सी लगा के, यानी ये जो टेक्निकली उन्होंने खेलने की कोशिश की है ताकि उसकी लोकेशन मालूम ना हो कि ये भारत से जनरेट हो रहा है। तो वो पूरी आज डिटेल बताई है फवाद चौधरी साहब ने, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश थी। नहीं, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, उनका जवाब देना तो बनता है ना। अच्छा, वज़ीर आज़म के कारनामों का जब आप जिक्र कर रहे हैं और फिर उनकी जो वज़रा बयानात दे रहे हैं, उनकी वापसी हुई थी, उसके तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात है। वो कहते हैं इसमें इंडिया इन्वॉल्व है और उसमें प्रॉक्सी यूज़ हुई है, फिर वो थ्रेट अलर्ट जो है वो जाली बनाया गया है और बाकायदा तौर पर साजिश की गई है। सिंगापुर का उसमें एड्रेस लगाया गया प्रॉक्सी लगा के, यानी ये जो टेक्निकली उन्होंने खेलने की कोशिश की है ताकि उसकी लोकेशन मालूम ना हो कि ये भारत से जनरेट हो रहा है। तो वो पूरी आज डिटेल बताई है फवाद चौधरी साहब ने, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश थी।
ये फवाद चौधरी साहब ने जो बातें कही हैं, फवाद चौधरी साहब से किसी ने ये नहीं पूछा कि इसको काउंटर करने के लिए जो आपने प्लान बनाया हुआ था, जो उसमें लोग शामिल हैं, उनको तो घर भेज देना चाहिए ना। फिर देखें, पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने खुद बताया ना कि FBR की जो है वो उन्होंने वेबसाइट हैक करने की कोशिश की, नहीं हो सकी। तो ये जिन्होंने ये सारा कुछ किया और इसको जो है आगे से जो काउंटर करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो हमने रखे हुए हैं, वो फिर उनको तो घर भेज देना चाहिए ना। उनको कहना चाहिए भाई आप तो चले जाएं, कोई और बेहतर लोग आ जाएं। सर अगर रशिया अमेरिका को हैक कर लेता है, उसकी साइट को उठा लेता है ट्रंप इलेक्शन में, तो फिर क्या अमेरिका की सारी टीम को फारिग कर देना? अगर इंडिया इतनी, ये तो हो सकता है, अगर इंडिया इतनी ही मुदाखलत कर सकता है, तो फिर आप जो मशीन बना रहे हैं, फिर आप एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे कि वहाँ से हुआ, सिंगापुर से हुआ और फलां जगह से हुआ और फलां जगह से हुआ। ये इस तरह तो बात नहीं बनती ना। बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि आखिर हमने इनको काउंटर करने के लिए लोग रखे हुए हैं ना। इस पर किसी दिन हम प्रोग्राम कर लेंगे पूरी डिटेल से। बल्कि जब थ्रेट जारी हुआ था उस वक्त भी आपकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी ना, न्यूजीलैंड टीम जाने से पहले आप क्लैरिफाई कर दें। हुआ ये है, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं। वो हमारा दुश्मन है, वो दुश्मनी करता है, लेकिन क्या अपनी भी कहीं नाअहली इन्होंने बताई है कि यार फलां बंदे की भी तो नाअहली है ना, फलां बंदे ने ये नाअहली का मुजाहरा किया जिसकी वजह से ये अलर्ट चल गया और ये वहाँ तक पहुँच गया और ये इस तरह हुआ। वो तो एहसानुल्लाह एहसान का वो कहते हैं एक जाली अलर्ट बनाया गया ना, थ्रेट अलर्ट बनाया गया इंडिया की जानिब से, जो फेसबुक पे डाला गया, गलत अलर्ट बनाया गया। वो गलत अलर्ट ही एग्जिस्ट नहीं उस गलत ने ही तो हमें ये किया ना, नुकसान दिया ना। तो उस गलत को चेक करने के लिए, काउंटर करने के लिए कुछ यहाँ है, पाकिस्तान में मौजूद है कि नहीं है ना, सब कुछ है। इस पर हमें एक बहुत बड़ी, जिसकी आज जैसे आज ये सामने आ गई है, हमें एक बहुत बड़ी इस पर ब्रीफिंग दी गई थी। ये जो आज जो काम हुआ, ये क्या उसी वक्त, उसी लम्हे और उसी टाइम नहीं हो सकता था जब 4-6 घंटे में होकर उस टीम के सामने रखा जाता, उनके प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता, हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर बताते, ये चीज़ें मीडिया में उसी वक्त आ जाती, इंटरनेशनल मीडिया में आनी चाहिए थी कि जनाब ये हो रहा है, ताकि आगे आने वाली जो टीमें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, उनको पता चले भाई ये जो अगर चले भी गए हैं तो ये झूठी थ्रेट पे इतनी दिनों के बाद ये इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हो सकता है कुछ तलाश कर रहे हों, कुछ चीज़ें ले रहे हों, कोई और सबूत जमा किए जा रहे हों, लेकिन इंडिया तो लगा रहेगा, ऐसा इंडिया तो लगा रहेगा। ठीक है, इस पूरी सूरत हाल में क्या बताया फवाद चौधरी साहब ने कि फ्यूचर में क्या प्लान हमने कर रखा है, अगर ऐसे वो करेंगे तो उसका किस तरह काउंटर करेंगे। ये चीज़ें, ये देखें जिम्मेदारियाँ जो हैं ये डाल देना कि उन्होंने किया, भाई आपने क्या किया उसके बदले। ये तो वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी बताएगी ना। एक टीम यहाँ आई और उस टीम ने आके यहाँ आई हुई टीम वापस चली गई है। मतलब पूरी कौम को बड़ी खुशी थी, मेरे समेत पूरी कौम को बिल्कुल यकीनी तौर कि हमारे ग्राउंड आबाद होंगे। ये चली गई है, इसमें हमारे जो लोग हैं, देखें इंडिया का तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक दफ़ा वो कहा था ना कश्मीर पे भी, क्या मैं जंग कर दूं। इंडिया का तो कोई ना कोई तोड़ हम निकालेंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी तो किसी की नाअहली हुई होगी ना। हमारे यहाँ किसी न किसी ने तो कोई नाअहली का मुजाहरा किया है। कहीं सिक्योरिटी तो वीक थी कहीं यहाँ के वो, या इस तरह की अगर बात की जाए यहाँ पे अगर जेन्युइन होता। लेकिन ये जो सर देखें, एक तो है कि यहाँ से लीक हुई इन्फॉर्मेशन और या साइबर अटैक हुआ है या हैक कर लिया गया है, ये तो सरासर वो ये कह रहे हैं कि बनी ही उधर से है खबर, बनाई भी उधर से गई, छपाई भी उधर से गई, थ्रेट अलर्ट भी उधर ही बनाया गया और सिंगापुर की लोकेशन भी वहीं से दिखाई गई, हालांकि इंडिया के अंदर हो रहा था। ये सब कुछ बारों बार वो कर रहे थे ना। हमारे पास से तो कुछ चीज़ लीक तो नहीं हुई कि हम कहें कि हमारी सिक्योरिटी वीक थी। हमें यानी ये आपने क्या आज ये बात बता रहे हैं, आज आपने क्या कमाल की बात की है। मैं सही मैं यही फवाद चौधरी साहब क्या कमाल की बात की है। यानी हमें उस वक्त पता चला जब न्यूजीलैंड की टीम ने कहा अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम हम जा रहे हैं, उसके भी 2-3 दिन बाद उससे पहले हमें नहीं पता चला कि ये क्यों जा रहे हैं। हालांकि 19 अगस्त को ये पोस्ट वो कह रहे हैं एहसानुल्लाह एहसान की आई है 19 अगस्त, और आज आप देख लेंगे क्या डेट है। जब न्यूजीलैंड टीम गई है 1 महीने के बाद, आपको महीने बाद पता चला कि जनाब ये थ्रेट अलर्ट इस टाइप का हुआ है। जब चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला थे सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बिल्कुल, ये आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, वाक़या सुना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब रहमान मलिक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मारूफ शख्सियत हैं, मारूफ पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब वक्त देने का। आप खुद वज़ीर दाखिला रहे हैं, आप इन तमाम तर मामलात को देखते हैं, जानते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी के हवाले से, साइबर अटैक्स के हवाले से। ये जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है, क्या तबसरा है ये न्यूजीलैंड के हवाले से? इतनी बड़ी साजिश इंडिया हमारे साथ हाथ कर गया, और क्या हम कहीं टेक्निकली वीक हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एक दो ऑब्जर्वेशन दूंगा, उसके बाद फिर आप कीजिएगा जी। देखें, अलर्ट आता है एहसान से जो कि टर्की में बैठा हुआ है, और वो अलर्ट देता है कि न्यूजीलैंड टीम पे अटैक हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे क्रेडेंशियल्स क्या हैं एहसान का, वो जिसकी FIR में मैंने नाम डाला था मलाला यूसुफजई के फायरिंग पे, और ABS स्कूल में जो हुआ था हमला उसमें ये मुलव्वस था, उसको इसकी स्टेटमेंट आई थी। तो मुझे ये सिर्फ एक क्वेश्चन करना है हुकूमत पाकिस्तान से, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यह है कि आने वाले वक्त के लिए एक चीज़ बेहतर होगी कि ये जो अलर्ट आया तो उन्होंने IT पंजाब को क्यों भेजा वेरिफिकेशन के बगैर। फिर IT पंजाब ने जो आपका RPO पिंडी को भेज दिया, और आपको अपने सिस्टम का पता है कि वायरलेस से दूर जाता है, और वायरलेस के बहुत से सेट चोरी हुए, बहुत से एंटी पाकिस्तान लोगों के पास भी हैं, चोरों के पास भी हैं, डाकुओं के पास भी हैं। तो आपने किस तरह ये रिस्क लिया कि एक बाहर की टीम आई हुई है, उसके मतलब एक उनका डेथ अलर्ट आया और आपने उसको पब्लिक कर दिया। अगर ऐसा अलर्ट आया है तो आपने भी अल्लाह को जान देनी है, और आपकी भी एक मेजर ऑब्जर्वेशन होगी कि ये कोई भी बंदा न्यूजीलैंड एम्बेसी को पास कर सकता है। लिहाजा इसीलिए मैंने कल एक बड़ी एलेबोरेटेड स्टेटमेंट दी है, और आज ही मैंने दी है, और मेरी दो डिमांड हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि ये बहुत सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आई हैं। मैंने ये भी सुना कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो इसकी वापस की गई है कि वो अड्डे नहीं हमने दिया अमेरिका को। मैं आपको ऑन माई डेथ लिख के दे देता हूँ कि अमेरिका ने हमसे अड्डे नहीं मांगे, मैंने काउंटर वेरिफिकेशन की है। फिर कहा हमने थंडर प्लेन भेजे अर्जेंटीना को, इस वजह से न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। फॉर गॉड सेक बिहेव लाइक अ स्टेट, और स्टेट का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करके फैक्ट्स पब्लिक को देना। लिहाजा आई एम डिमांडिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि वो एक जो है सुप्रीम कोर्ट का जज की निगरानी में एक कमीशन कायम करें, और वो जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं या इसके जो बेसिक महारकात है या जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो पब्लिक के सामने लाई जाए। इसमें तो कोई शक नहीं, इंडिया तो हमेशा ही हमारे खिलाफ रहा, और जब मैं कहता था हैकिंग हो रही है, 5000 हैकर डे हैकिंग हो रही है, उस वक्त तो मेरे पे तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। आज हमारा इलेक्शन कमीशन का भी पूरा डेटा हैक्ड है, मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी, उस पर मेरे नोटिस में आया था। हद ये है कि जो हमारा सिक्योरिटी हुई थी उस डेटा की, वो MC काउंसिल एक हैकर्स की एक कंपनी है, उन्होंने किया था, और आज भी वो एडवाइजर बैठा है, पाकिस्तान का बड़ा सीनियर मिनिस्टर है जिसकी वो कंपनी थी। तो कहाँ का आप सुनेंगे, क्या क्या सुनेंगे, और क्या क्या मैं सुनाऊं। हमें अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना पड़ेगा, और हर चीज का ब्लेम एकदम नहीं देना चाहिए किसी, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। मैं कहता हूँ इंडिया ने किया, इंडिया को जाके UN में लेके जाओ, टेक एक्शन। आपने क्यों नहीं अभी तक डिसइंफो लैब की कोई इंफॉर्मेशन आई थी जो मैंने पब्लिक की थी, आज तक इंडिया को आपने नहीं घसीटा इंटरनेशनल कोर्ट में। आपने कश्मीर के मतलब अभी तक नहीं घसीटा प्राइम मिनिस्टर मोदी को। बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है तो जीरो। तो वी हैव टू नो, एंड प्राइम मिनिस्टर मस्ट इशू डायरेक्शन for a constitution of a commission to find out the real facts कि ये सारा न्यूजीलैंड के मामले में क्या हुआ। मलिक साहब, मेरा सवाल है, किसी पर सवाल है, आपने बड़ी डिटेल से बताया, यकीनी तौर पर जाहिर है आप जानते हैं, आप खुद इन चीज़ों को देखते रहे। मेरा सवाल ये है कि जो आज फवाद चौधरी साहब ने, जैसे आपने कहा कोई अलर्ट था, अगर वो कहीं से लीक हुआ है या क्या हुआ, इंटरसेप्शन हुई या नहीं हुई, अगर वो एग्जिस्ट करता था तो ये देखना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब तो ये स्टोरी बता रहे हैं कि अलर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, धमकी आमेज जो गुफ्तगू थी या जो अलर्ट जारी किया गया वो जाली बनाया गया इंडिया की जानिब से। अच्छा, सबसे पहली बात मुझे बताएं कि यही मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेट करेंगे हमारे IG को किसने भेजा, सही किसकी अप्रूवल से IG के पास गया, और IG ने अपने जो था आपका PD का हेड पुलिस उसको कैसे भेजा। ठीक है, अगर नहीं गया तो फिर ठीक है, प्लीज राइट। मैं फवाद साहब की इज्जत करता हूँ, मेरे साथ वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए हैं, कोई इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करेंगे, लेकिन जब इंडिया का नाम होता है तो ना बात कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। इंडिया तो हमारा दुश्मन है। अगर उसने किया भी है और उसने जाली अलर्ट निकाला भी है तो जाली अलर्ट आपके सिस्टम से गया ना, वो आपके सिस्टम से गया, वो कैसे चला गया। अच्छा मलिक साहब, मानता हूँ कि इंडिया ने आपका बंदा
एहसानुल्लाह खान को इस्तेमाल किया होगा। एहसानुल्लाह खान तो एक बिकने वाली चीज है, उसने जो पाकिस्तान के साथ किया किससे छुपा है? तो मलिक साहब आप होनी चाहिए और दूसरे भी होने चाहिए। मलिक साहब, आप खुद वजीर दाखिला भी रहे हैं, आप खुद एक FIA के इंचार्ज भी रहे हैं, आप एक इन्वेस्टिगेटर भी हैं। आप ये बताया जाए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू की जाए ताकि ये पता चले कि इसमें कौन इन्वॉल्व था। सिंपल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का रिकॉर्ड उठा ले और ये देखें कि ये अलर्ट जैली था या जहां से भी आया था। सबसे पहले इनिशिएट करके एक तरीकाकार होता है, वहां का नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल ने किसको भेजा और वहां से किस IG के पास गया और वो वेरिफिकेशन उसकी क्यों नहीं हुई। अगर वो किस मीन से इनके पास आया, या वो कोई खबर थी, या कोई फेसबुक पे था जैसे ये कहते हैं कि फेक अकाउंट था उसका एहसानुल्लाह खान का, या किसी ने तो बनाया होगा। अगर फेक अकाउंट बनाया किसी ने, चलो मानते इंडिया ने बनाया, तो आपने उस वक्त उसको चेक क्यों नहीं किया? आपके पास किस लिए PTA बैठा हुआ है? वो सिर्फ वो लोगों के जो टेलीफोन आते हैं बाहर से उनके पैसे इकट्ठा करने के लिए बैठा हुआ है, या ये काम करने के लिए बैठा हुआ है? दिस इज रियल वर्क। ठीक है, ये काम है। कहा था PTA को और आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको चाहिए कि फायरवॉल जो है वो बिल्ड करे और हैवी फायरवॉल करे जो हमारे पाकिस्तान में किसी किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस न कर सके। आज तो ये वाकया कुछ और वाकया भी हो सकता है। बिल्कुल, ये लाइन ऑफ एक्शन है जो आपने बताई है, बड़ा जबरदस्त कि ये इस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब, कीमती वक्त है हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे मुआशी सूरत हाल का, और ज़ाहिर है जब मुआशी सूरत हाल की बात आती है, महंगाई का जिक्र आता है, बेरोज़गारी का जिक्र आता है, आवाम की जो जेबें खाली हो गई उसकी बात होती है, तो ज़ाहिर है ये आवाम की बात है। और इस हवाले से हमारे वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने आज गुफ्तगू की है, और शौकत तरीन साहब वही बात कर रहे हैं, उसको हम एतराफ़ कहें, इंकशाफ कहें, जो भी बहरहाल उसका नाम दिया जाए। वो कह रहे हैं कि जनाब IMF के कर्ज़ों के बोझ की वजह से महंगाई में इजाफ़ा हुआ। इसके अलावा उन्होंने सब्सिडी में बात की, कैश सब्सिडी का भी जिक्र किया, उस पर भी हम बात करते हैं। मैं तरीन साहब, ये बातें अक्सर शो में आप भी करते हैं, यहाँ पे हो रही होती हैं कि IMF, बल्कि आपको याद होगा जब बजट आने वाला था उससे एक दिन पहले हमने ये बात भी की थी कि IMF का अगर उनके मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो ये बजट जो है फिर क्या रंग लाएगा, ज़िमनी बजट लाएंगे, क्या करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे जिस दिन आया था जी, तो उसी दिन हमने ये बात की थी, आपने ये क्वेश्चन उठाया था कि क्या फिर कोई ज़िमनी बजट आएगा, और आज ये हमारे वज़ीर ख़ज़ाना वो बात कर रहे हैं। थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं, मुआशी उमूर को बेहतर अंदाज में जानते हैं, जनाब शकील रामे साहब। बहुत शुक्रिया शकील रामे साहब वक्त देने का। सर, आज आपने गुफ्तगू यकीनन वज़ीर ख़ज़ाना की सुनी होगी। वो फरमा रहे हैं एक तो IMF की वजह से हमारी महंगाई में इजाफा हुआ, महंगाई इस वजह से कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन अपोजिशन का मौक़िफ़ भी आपके पेश नज़र है। मैं टेक्निकली आपसे जानना चाहूँगा, अपोजिशन ये कहती है कि नहीं, ये मैनेज नहीं कर पा रहे, IMF के लोन तो पहले भी चलते रहे, मौजूदा हुकूमत उसको मैनेज नहीं कर पा रही। आप बताएं क्या तज्ज़िया है इस पर आपका? देखिए, ये सब जो है ना अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, चाहे वो हुकूमत वाले हैं चाहे ये जो अपोजिशन वाले हैं। ये मैनेजमेंट जो अपोजिशन वाले जो बात कहते हैं जी, ये मैनेज जब कर्जा आपके उस लेवल तक है कि जिसमें इस साल की प्रोडिक्शन हो रही है कि $29 बिलियन चाहिए रीपेमेंट आने के लिए, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की सूरत में है या वो क्या कहते हैं कि मैच्योर हुए जो हमने कर्जा वापस करना है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जो हुकूमत जो है कि जो प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए था, वहां ये ध्यान नहीं दे। अब देखिए, हमने बड़ी देर से ये बात कह रहे हैं कि जब तक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी इकोनॉमी में अच्छाई नहीं हो सकती। ये हुकूमत ज्यादातर अहसास प्रोग्राम को हम ये कर रहे हैं, अहसास प्रोग्राम को हम वो कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज होती है कि बर्डन बन जाती है लॉन्ग रन में। लेकिन जो आपकी कैश ट्रांसफर होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म और टारगेटेड लोगों के लिए होती है, नहीं होती है। जी जी, तो ये जो हो रहा है, अब ये देखिए आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा आपसे हम लाइन में आने की कोशिश करते हैं, दोबारा आपसे बात हो जाए। लाइन में कोई मामला आ रहा है, कोई डिस्टॉर्शन हो रही है। तरीन साहब, जो बात अभी शकील रामे साहब कर रहे हैं, मेरा ये सवाल आपसे, अब इक़्तिसादी सर्वे वाले दिन में हमने ये बात की थी, आज वो एतराफ़ सामने आ रहा है, बल्कि इंकशाफ कहें या हकीकत का। देखिए, मैं ये जो है ना सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, IMF के पास जाने से पहले हाँ
हमने बजट में कहा हम महंगाई नहीं कर रहे, बड़ा अच्छा बजट था, और बजट वाले दिन मैंने ये तबसरा किया कि ये ऐसे लग रहा है कि ये बजट तो कोई इलेक्शन का बजट है, हुकूमत तो आखिरी साल में ऐसा इलेक्शन का बजट देती है। उस वक्त मेरी ये भी राय थी कि अगर ये बजट इस तरह आ रहा है तो क्या फिर IMF के पास नहीं जाना। तो पता चला जी IMF के पास हमने सितंबर अक्टूबर में जाना है। जब IMF के पास जाना है तो IMF तो अपनी शराइत पे कर्ज़ा देगी, और फिर जब अपनी शराइत पे कर्ज़ा देगी, IMF जो इदारा है वो अमेरिका के थंब के नीचे है, कोई माने या ना माने ये सबको पता है, एक हकीकत है। IMF अगर अमेरिका हमारे से नाराज़ है और अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी एक्शन कर रहा है, और उसी जो आज उन्होंने कहा कि जी हमने अड्डे नहीं दिए, तो फिर इस तरह फवाद चौधरी साहब ने कल भी कहा कि फिर उसकी कोई कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। वो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात कर रहे थे जी, तो कोई कीमत तो फिर कौम को ये भी बता दिया जाए कि ये IMF जो इतने सख्त शराइत पे हमें कर्जा दे रहा है, इसके पीछे भी अमेरिका है और अमेरिका ये सारा कुछ करा रहा है। चले ये इस तरह नहीं काम चलेगा। बस एक जुमला में, इस तरह नहीं काम चलेगा जब तक के मुआशी पॉलिसियां बेहतर नहीं की जाएंगी। IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए जो बजट बनेंगे उससे भी ज्यादा खराब बनेंगे, इससे भी ज्यादा खराब बनेंगे। शकीर आमिर साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया जी। शकीर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, तो मैं ये बात कर रहा था, हमें जो कि प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोगों को कैश ट्रांसफर में लाइन का वहाँ पे सिग्नल का कोई इशू है। बहुत शुक्रिया शकीर आमिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमसे गुफ्तगू की। हम सॉरी कि लाइन का प्रॉब्लम था, डिटेल के साथ बात नहीं हो पाई। सातरी साहब, एक तो ये मामला था, जैसे अभी ज़ाहिर है हम रामे साहब से करते हैं डिटेल बात करते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने इब्तदाई जुमला ही बड़ा ज़बरदस्त कर, उन्होंने कहा ये दोनों ही आवाम को बेवकूफ़ बना। हुकूमत में अपोजिशन कहती है इनको तरीका नहीं आता कि महंगाई कैसे कंट्रोल की जाए, IMF से तो हम भी लोन लेते रहें, और हुकूमत की मजबूरी ये है कि IMF से लिया तो पहले भी तो ज़ाहिर है IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए कोई भी हुकूमत हो, मियाँ नवाज शरीफ की हो, आसफ अली जरदारी साहब की हो, किसी और को आप ले हैं, PTI की हुकूमत हो, IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए ये तसव्वुर भी ना करें कि आप आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। IMF का क्या आवाम से ताल्लुक है, गरीब आदमी से क्या ताल्लुक है? कोई भी पैसे वाला जब आपको पैसे देता है तो वो ये भी देखता है कि पैसे वापस कैसे आएंगे। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, नकी साहब, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे ये अपोजिशन में बैठी हुई पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, ANP बैठी हुई है, मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है, किसी के पास कोई IMF के फ्रेमवर्क से निकलने का कोई प्रोग्राम नहीं है, किसी के पास कोई मुआशी प्रोग्राम नहीं है कि गरीब आदमी की हालत कैसे बनाएं। गरीब आदमी जो मुश्किलात का शिकार है, ज़राई मुल्क है, यहाँ गंदम की किल्लत है, ज़राई मुल्क है, यहाँ चीनी का रेट आप देखें, उस फ्रेमवर्क से निकल के बाहर किसी के पास कोई मुआशी पॉलिसी नहीं है, सब एक ही फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद हैं। वो भी आ जाएं, आप किसी को ले आएं, जिसको आप मर्जियां ले आएं। ये जब तक हम IMF से जान नहीं छुड़ाएंगे हमें उस वक्त तक कुछ नहीं मिलेगा। आप रिपोर्ट पढ़ लें मुख्तलिफ माहिरीन की। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जब $1 आता है यहाँ, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी हमारे पे मुसल्लत की हुई हैं, ये $14 लेके जा रही हैं वापस उसके एक के बदले। ये हम IMF के कर्जे हम पैदा हुए हैं तो कर्जे अब हम बूढ़े हो गए हैं, कर्जे दे रहे हैं, IMF की उस पे चल रहा है। फार्मा की इंडस्ट्री देख लें आप, बिल्कुल सिवाय इब्तदाई 2 बजट जो जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में डॉक्टर मुबशर हसन ने पेश किए थे, वो ठीक, उनके उसमें IMF का मुदाखल इतनी नहीं थी। उसके बाद आज तक सब IMF से बाहर निकलने के लिए और इससे निजात लेने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, ना कोई प्रोग्राम आवाम को दे सकती है, जिसकी वजह से आवाम के साथ ये सूरत। बिल्कुल सही, ये एक बड़ी बुनियादी सी बात है, और यही बात है मिडलमैन का रोल, ये सारी चीज़ें, ये ज़िमनी बातें हैं, ये ठीक है, आप उसको बेहतर कर सकते हैं अगर कोई करप्शन है, मगर बुनियादी चीज़ यही है कि कौन सी जमात है, मौजूदा हुकूमत समेत ये सवाल है कि किसके पास IMF के फ्रेमवर्क से बाहर निकलने का प्लान मौजूद है। प्लान की बात हो रही है, अब ये नहीं कह रहे कि आज ही कूद जाएं, प्लान किसके पास है? किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं, अगर है तो यकीनी तौर पर हम उस पर बात करना चाहेंगे। एतजाज़ नकी और सियातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।